तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है और जिसमें स्कोरिंग जो है बहुत डेंजर होता है, तो जवाब है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो है आपको टोटल 32 टॉपिक है और 7 to 10 जेपीएससी में भी देखा गया कि 90% जो स्टूडेंट हैं उनको जो है 100 से कम मार्क्स मिला, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बुक से कर लिए या बस नोट से कर लिए, जबकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत डायनेमिक चीज़ है, करंट बेस्ड है। इसमें मतलब 50% आंसर जो है आपका स्टैटिक रहता है और जो 50% है वो डायनेमिक रहता है, करंट वाला चीज़। और यहीं पे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नहीं डालते हैं, योजना का डेटा नहीं डालते हैं और स्कीम्स उतना नहीं डालते हैं, और इस वजह से जो है अच्छी स्कोरिंग नहीं हो पाती है। और देखिए, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आपको हम बता देना चाहते हैं कि 7 to 10 जेपीएससी में हम लोग का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। 20 लोग पीटी क्वालिफाई किए और उसके बाद जो है मतलब जहाँ पे 90% स्टूडेंट का झारखंड में इकोनॉमिक्स में 100 से कम नंबर आया, हम लोग का जो एवरेज नंबर रहा वो 110 रहा। और जो लोग 12 फाइनल क्वालिफाई किए उसमें लगभग सभी का जो है 120 प्लस रहा और 2-4 लोग का तो जो है 130, जैसे प्रदीप रैंक 25, प्रदीप रैंक 38, दोनों का जो है 130 मार्क्स रहा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग कोई नौसीखिए हैं या नया बैच चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो 32 टॉपिक दिया गया है ना, तो इसमें कुछ कुछ मिलता जुलता टॉपिक है। जैसे एग्रीकल्चर का जिक्र ग्रुप ए में भी है, एग्रीकल्चर का जिक्र ग्रुप बी में भी है, ग्रुप सी में भी है, ग्रुप डी में भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो मिलता जुलता टॉपिक है, जो 32 टॉपिक है, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जैसे कृषि हुआ, एग्रीकल्चर, तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, और हम लोग का जो बैच है वो मिक्स रहता है। 60% स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के रहते हैं और 40% इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो किसी को समस्या नहीं आती। तो इसमें जैसे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इसका क्या महत्व है, इसका ग्रोथ, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी में कारण क्या है, लो प्रोडक्टिविटी का क्या क्या मेजर लिए गए। उसके बाद अब देखिए हरित क्रांति क्या है, सदाबहार क्रांति क्या है और इंद्रधनुष क्रांति क्या है, तो एक जैसा हुआ। फिर WTO का क्या असर पड़ा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, साथ ही साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं वो जानेंगे। हरित क्रांति क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ा, हरित क्रांति में जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, जो उसके साइड इफ़ेक्ट रहा, जैसे कि हरित क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ और पंजाब जो है वह कैंसर का गढ़ बन चुका है। साथ ही साथ चावल, गेहूं, ये सब के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। तो बाकी जो मतलब आपका क्रॉप्स हैं, जो आपका ऑयल सीड है, पल्सेस है, वो सब कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए। तो उसको फिर दूर करने के लिए क्या बात की गई, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और जो MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का जो है कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था, उन्होंने ही जो है सदाबहार क्रांति का कंसेप्ट दिया और साथ ही साथ रेनबो रेवोल्यूशन का भी कंसेप्ट दिया। तो ये हम लोग इकट्ठे करेंगे, इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। फिर कृषि विपणन क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, कि मतलब खेत से लेके जो क्रॉप को हम मार्केट तक पहुंचाते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं मार्केटिंग। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सरकार सब्सिडीज़ देती है वो सही है या नहीं है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है या APMC मंडी है, सही है नहीं है, वो सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो केवल एग्रीकल्चर पे ही बनेगा कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है, कैसे ठीक होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है हरित क्रांति पे, हरित क्रांति क्या है, सदाबहार क्रांति क्या है, रेनबो रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका मार्केटिंग पे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या आता है, उसका क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या वे फॉरवर्ड है। और जो भी इकोनॉमिक्स के आंसर लिखना होता है ना, क्यों बोले कि 90% लोग को जो है 100 मार्क्स से कम मिला, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, आगे की राह नहीं डालते, वे फॉरवर्ड, कि जो समस्याएं हैं तो फिर वो कैसे शॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर हम लोग WTO और इंडियन एग्रीकल्चर, ये 6th आ चुका है, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट किया जा रहा है, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो 1 2 3 इधर WTO 4 हो गया। फिर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा इससे जुड़ा हुआ है। और फिर झारखंड में एग्रीकल्चर, तो आपको 6 क्वेश्चन और लगभग 10 से 12 दिन, टोटल जो है आपका 80 दिन का कोर्स है। 10 से 12 दिन आपको कृषि में जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 JPSC में तो 2 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर से ही आ गया था, तो इसलिए इसको अच्छे से करेंगे। इसमें 10 से 12 दिन का समय लगेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हम लोग जो है पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बात करेंगे कि कैसे देश की आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्लोज इकोनॉमी मॉडल अपनाया, क्योंकि अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड करते, बाहर की कंपनीज को आने देते, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। और शुरुआत के दिनों में जो है आपका जो 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहा, पॉलिसी तो सबसे पहली बार 1948 में आया था, लेकिन मेन जो लंबे समय तक चला, जिसको हम लोग स्टार्टिंग के दौर पे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो 1956 का रहा। इसमें शेड्यूल ए में 17 सेक्टर को रिजर्व किया गया, बी में भी जो है 12 को, और सी में प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा गया। लेकिन बाद में सरकार मतलब इसको भी अपने कंट्रोल में ली, तो बहुत कम ही जो है प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का मौका मिला। उसके बाद लाइसेंस राज भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1977 में पॉलिसी आया, फिर 1985 में आया, फिर 1991 में आया, फिर अभी की पॉलिसी की बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी आई, क्या उसका इंपॉर्टेंस रहा, क्या अचीवमेंट रहा, क्या चैलेंजेस रहा। और जैसे कि मैंने बताया कि 1956 से ही सरकार मैक्सिमम चीज़ को अपने हाथों में ली और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो है कंसेप्ट आया। फिर आपको सिलेबस में क्या दिया है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे इसको भी अलग अलग जगह मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, हमने एक जगह कर दिया है, देखिए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। 1991 के बाद इसका क्या रोल रहा, तो हम लोग दोनों चीज़ों को समझेंगे यारो, कि शुरू में क्या रोल था, बाद में क्या रोल रहा, है ना। पहले का जानेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि जब मतलब आज़ादी से लेके 1991 तक क्या रोल रहा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, और तब तो आपको समझ में आया कि फिर कैसे, जैसे पहले क्या था कि हर चीज़ जो है मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए है, तो जहाँ कंपटीशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इनएफिशिएंसी होगा, करप्शन होगा। इसके चलते परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुआ। तो बाद में क्या किया गया कि आपको MOU साइन किया गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया गया। आगे चल के 9 रत्ना, मिनी रत्ना का कंसेप्ट आया, महारत्ना का कंसेप्ट तो बहुत लेट से आया 2010 में। उसके अलावा जो है जो कंपनीज घाटे में चल रही थी उसका विनिवेश करवाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन सार्वजनिक उपक्रम का क्या परफॉर्मेंस रहा, एक क्वेश्चन विनिवेश पे क्या रहा 3, और एक क्वेश्चन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसमें कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो है काम करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो 6 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। ठीक है, 6 4 10 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर देखिए पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 से लेके जो 10th वाला ये सब पब्लिक फाइनेंस है। अभी तक आपने क्या सुना होगा कि एक तीर से 3 शिकार या 2 शिकार। यहाँ अगर आप लोक वित्त समझते हैं पब्लिक फाइनेंस, तो इससे आप क्या क्या समझेंगे, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, लोक राजस्व, सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, ठीक है। उसके बाद आपका फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं बजट के रूप में, क्वेश्चन भी आ चुका है, इस पे अभी नहीं पूछा गया है। उसके अलावा जो है आपका डेप्ट, सरकार का जो कर्ज है वो, और फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो एक तीर से जो है 5 शिकार होगा, इसमें 5 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन उसके रिकमेंडेशन को भी देखेंगे, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया है, और ये सेंटर स्टेट में भी काम करेगा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहाँ भी काम करेगा। ठीक है, मतलब पूरे सिलेबस को एनालाइज करने के बाद मैंने इनको जो है ये सब कैटेगराइजेशन किया है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक फाइनेंस। फिर आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला, तो एक पूरा सेक्शन जो है वो इस पे है, ग्रुप सी जो है पूरा इसी पे है।
जिसमें आपको पढ़ना पड़ा कि क्यों बीओपी क्राइसिस हुआ, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, एलपीजी होता है ना। मतलब चूंकि स्टार्टिंग में भारत कैसा था, एक बंद अर्थव्यवस्था था, हम लोग जो है विदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं देते थे, हमारी मजबूरी थी, हर चीज़ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के हाथ में था। तो उसकी वजह से हम लोग के पास जो विदेशी मुद्रा है उसमें कमी आने लगी, और फिर ऐसा हाल हो गया कि 1990 आते आते ड्यू टू डिफरेंट रीजन हम लोग के पास $2 बिलियन बचा हुआ था, और हम लोग 10 दिन का ही पेट्रोलियम और फूड ग्रेन का ही पैसा दे सकते थे। तो उसके बाद हम लोग IMF वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किए, उन्होंने कहा कि आप LPG कीजिए। तो वो जो बदलाव आया वो सब देखना हम लोग को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, LPG क्या होता है, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO का रोल वो देखना है। BOP का मतलब क्या हुआ, भुगतान संतुलन। LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर फॉरेन कैपिटल, भारत को फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, जहाँ ढंग का रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी कमाने की सुविधा अभी भी नहीं है, शहरों में भी कुछ कुछ समस्याएं हैं, और हम लोग उतना अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। तो ये सब के वजह से हमको जो है विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल, FDI, FPI का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सारा मैं आपको 7 क्वेश्चन 7 टॉपिक करेंगे, है ना। तो देखिए कितना हुआ, 6 4 10, 5 15, और 15 और 7 यहाँ पे हो गया 22। फिर अब इसको हम लोग एक साथ क्लब कर लिए हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और ये सबको डील इसमें भी किया गया है SDG में, है ना। तो गरीबी क्या है, भारत में कैसे कैसे उसको मेजर किया गया, क्या क्या कमियां आई। जैसे भारत में जो भी गरीबी मापी गई उसमें पहले कैलोरी बेसिस रखा गया, फिर रुपए बेसिस रखा गया, दोनों। मतलब क्योंकि आप जानते हैं कि गरीबी जो है एक तरीके से नहीं नापा जा सकता है। फाइनली जो है नीति आयोग ने 2021 में UNDP को देखते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जो है अपनाया, ठीक है। तो उस सबको टैकल करेंगे, गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया गया वो सबको देखेंगे, क्या क्या कमियां रहीं, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, अभी जो भी पैटर्न आ रहा है उसमें क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक परीक्षण करने बोल रहा है। तो जो भी टॉपिक करवाया जाएगा आपको क्वेश्चन भी लिखवाया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े, जो टॉपिक खत्म होगा, मान लीजिए हरित क्रांति पढ़ लिए, तो आपको जो उस पर क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए। मार्केटिंग पढ़ लिए, आपको टॉपिक डिस्कस कर दिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए, है ना। तो हम लोग का वही रहता है कि ये मेंस कम आंसर राइटिंग बैच है, ठीक है। उसके बाद फिर बेरोजगारी, अभी क्वेश्चन भी पूछा था झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, और जो भी जहां जहां भी पॉसिबल होगा, जैसे इसका तो उतना रेलेवेंस झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस सेक्शन का, बाकी कृषि का है, इंडस्ट्री का है, पब्लिक फाइनेंस का है, उसके बाद आपका पॉवर्टी का है। तो वहाँ हम लोग झारखंड वाला एंगल डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि स्टेट PCS में ये ज़रूरी होता है कि पूछा है चाहे नहीं पूछा है, लेकिन आपको जो है वो डील करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, SDG हो गया। SDG पूछ भी चुका है, आ भी सकता है। उसके बाद झारखंड स्पेशल में कुछ कुछ टॉपिक है जो एकदम यूनिक है, जैसे आपका हो गया फॉरेस्ट राइट एक्ट, झारखंड में जो है पर्यावरण का क्षरण क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद भूमि अलगाव यहाँ का एक ठो अलग मतलब मुद्दा है। उसके बाद ट्राइबल सब प्लान एक अलग सा मुद्दा है। तो ये जो 4 टॉपिक है अलग से, बाकी सब तो हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो वो सब टॉपिक को हम लोग को कवर अप करना है यारों। और फिर ये जो डेमोग्राफी वाला भी है, ये भी यूनिक है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, वो सब चीज़ों को हमको देखना है। और फिर आपका मिसलिनियस में क्या बच गया कि जो बैंकिंग सेक्टर है ये अभी तक पूछा नहीं है, और RBI का 75 साल पूरा हुआ है, उसको कवर करेंगे। नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन पूछा गया 2 बार, उसको कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन भी JPSC 6th में पूछा है, 7th में पूछा है और 11th में पूछा है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मोटा मोटी मान के चलिए तो आपको जो है 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों करवाया जाएगा, ठीक है। और ये लगभग 80 से 85 दिन का जो है
कोर्स है, क्योंकि आपको उतना टाइम लगता ही लगता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो है ज़रूर से आए, ज्वाइन करें। और 2 दिन डेमो क्लास रखा गया है, आज और कल। टाइमिंग 9:30 बजे है। आप डेमो क्लास में आइए, बाकी आपको और डिटेल बताया जाएगा यारो। और नीचे में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 6299319155, 6299319155।